गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम 12th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 रीड कर रहे हैं, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। तो इसके अंतर्गत हम अब तक जो हमने रीड किया है वो हमारे टॉपिक रहे हैं। इसमें टर्सरी एक्टिविटी हो चुका है, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सर्विसेज, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज के हमारे जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा चतुर्थक क्रियाकलाप, क्वाटरनरी एक्टिविटी, और जो पंचम क्रियाकलाप क्वार्नरी एक्टिविटी। तो आज हम इन दोनों टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले चतुर्थक क्रियाकलाप के बारे में। क्वाटरनरी एक्टिविटी, तो कोपेनहेगन और न्यूयॉर्क। देखिए, कोपेनहेगन एक शहर है जो आपका डेनमार्क की कैपिटल है। डेनमार्क है जो आपका यूरोप में है एक देश, उसकी राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। और न्यूयॉर्क शहर है आपका यूएसए का। में एक जो मल्टीनेशनल कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा चिकित्सीय प्रतिलेखन के बीच क्या समानता है? तो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, इन दोनों के बीच क्या समानता है? ये दोनों के दोनों लोग किस में लगे हुए हैं? ये सभी लोग सेवा सेक्टर के उस प्रभाग में कार्य करते हैं जो ज्ञानोन्मुखी है, कि जो नॉलेज ओरिएंटेड है। ये सभी लोग सर्विस सेक्टर के उस एरिया में काम करते हैं जो नॉलेज ओरिएंटेड है, नॉलेज के बेस्ड है। इस सेक्टर को चतुर्थक और पंचम क्रियाकलापों में विभाजित किया जाता है। तो दिस सेक्टर कैन बी डिवाइड इनटू क्वाटरनरी एंड क्वार्नरी एक्टिविटी, कि किस पर बेस है? जो आपकी नॉलेज ओरिएंटेड सेक्टर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका क्वाटरनरी एक्टिविटी और दूसरा है आपका क्वार्नरी एक्टिविटी। तो बात करते हैं चतुर्थक क्रियाकलाप क्या है। तो चतुर्थक क्रियाकलाप एक ऐसे उच्च बौद्धिक व्यवसायों में से है जिनका उद्देश्य या जिनका दायित्व चिंतन, शोध और विकास के लिए नए विचार देना है। यह बहुत ही विशिष्ट और जटिल प्रकार के क्रियाकलाप है। देखिए, आपके जो चतुर्थक और पंचम है इनमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो चतुर्थक क्या हुआ कि ऐसे उच्च बौद्धिक व्यवसायों से संबंधित है जिसका उद्देश्य या दायित्व क्या है? शोध विकास के लिए नए विचार देना है। तो इसमें ज्ञान से संबंधित जैसे कि शिक्षा, सूचना, शोध विकास, ये इसके क्षेत्र शामिल होते हैं। तो देखिए, पढ़ते हैं। चतुर्थक क्रियाकलापों में से कुछ निम्नलिखित हैं, जैसे सूचना का संग्रहण करना, कलेक्शन ऑफ डाटा हो गया, उत्पादन और प्रकीर्णन हो गया आपका, प्रोडक्शन एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, सूचनाओं का उत्पादन भी करना भी इसमें शामिल होता है। तो जो चतुर्थक क्रियाकलाप है अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं। इसमें क्या किया जाता है? रिसर्च किया जाता है और विकास के लिए काम किया जाता है। और विशिष्टीकृत ज्ञान, प्रौद्योगिक कुशलता और प्रशासकीय सामर्थ्य से संबंध सेवाओं के उन्नत नमूने के रूप में देखे जाते हैं। क्या है कि जो क्वाटरनरी एक्टिविटी सेंटर अराउंड रिसर्च डेवलपमेंट एंड मे बी सीन एज एन एडवांस फ्रॉम ऑफ सर्विस इन्वॉल्विंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल। तो ये थे आपके चतुर्थक क्रियाकलाप। तो डायरेक्ट डेफिनेशन याद करनी है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए, चतुर्थक सेक्टर आर्थिक वृद्धि के आधार के रूप में तृतीयक सेक्टर के साथ चतुर्थक सेक्टर ने भी प्राथमिक और द्वितीयक से रोजगारों को प्रतिस्थापित कर दिया है। कि जो टर्सरी सेक्टर था उसके साथ साथ जो क्वाटरनरी सेक्टर है उसने भी सभी जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो रोजगार थे उनको प्रतिस्थापित मतलब चेंज कर दिया है। विकसित अर्थव्यवस्था जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उनमें आधे से अधिक कर्मी ज्ञान के इस क्षेत्र में कार्यरत हैं तथा पारस्परिक कोष प्रबंधकों, पारस्परिक कोष मतलब होता है म्यूचुअल फंड। क्या होता है म्यूचुअल फंड? की जैसे कई सारे निवेशक हैं, वो एक बड़ी संख्या में अपनी राशि एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, जमा कर देते हैं, वही क्या कहलाता है? म्यूचुअल फंड कहलाता है। कि निवेशकों की एक बड़ी संख्या के द्वारा जमा राशि को क्या कहा जाता है? म्यूचुअल फंड कहा जाता है। तो पारस्परिक कोष म्यूचुअल फंड प्रबंधकों से लेकर जो परामर्शदाता हैं आपके, जो सॉफ्टवेयर सेवाओं में मांग में अति उच्च वृद्धि हुई है। कार्यालय भवनों में, प्रारंभिक विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, कक्षाओं, अस्पतालों, डॉक्टरों के कार्यालयों, रंगमंचों, लेखाकारियों और दलालों की फर्मों
में काम करने वाले कर्मचारी इस वर्ग की सेवाओं से संबंधित रखते हैं। तो ये सारे के सारे किससे संबंधित हैं? ये आपके चतुर्थक सेक्टर से संबंधित सारे के सारे व्यक्ति हैं। तो कुछ तृतीय क्रियाओं की भांति चतुर्थक क्रियाकलापों को भी बाह्य स्त्रोतन के माध्यम से किया जाता है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया गया जाता है। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे आउटसोर्सिंग के बारे में, मेन टॉपिक रहेगा। तो ये सेवाएं संसाधनों से बंधी हुई, पर्यावरण से प्रभावित तथा अनिवार्य रूप से बाजार द्वारा स्थानीयकृत होती है। तो इसमें मेन क्या है, डेफिनेशन, और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, वही इसमें मेन रहेगा। तो नेक्स्ट है हमारा पंचम क्रियाकलाप, क्वानरी एक्टिविटी। तो क्वानरी एक्टिविटी होती क्या है कि दी हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स की, जो डिसीजन लेने वाले, निर्णय लेने वाले, और जो पॉलिसी मेकर हैं, पॉलिसी बनाने वाले, परफॉर्म क्वानरी एक्टिविटीज़ की दी हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर, उच्चतम स्तर के निर्णय लेने वाले और पॉलिसी मेकर और नीतियों का निर्माण करने वाले पंचम क्रियाकलापों को निभाते हैं। तो पंचम क्रियाकलाप के एग्जाम्पल क्या हो गया? उच्चतम स्तर पर निर्णय लेने वाले और नीतियों का निर्माण करने वाले ही पंचम क्रियाकलापों में शामिल होते हैं। इनमें और ज्ञान आधारित उद्योगों, जो सामान्यतः चतुर्थक सेक्टर से जुड़ी है, में सूक्ष्म अंतर होता है कि जो पंचम क्रियाकलाप है और चतुर्थक क्रियाकलाप है, इनमें बिल्कुल थोड़ा सा ही अंतर पाया जाता है। तो पंचम क्रियाकलाप वे सेवाएं हैं जो नवीन और वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग के नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। कि कौन सी सेवाएं हैं, किस पर बेस होती है? फोकस ऑफ द क्रिएशन, रचना करना, री अरेंजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू आइडियाज़, नए नए विचार देना, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया आपका, यूज एंड एवोल्यूशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट करना है, इसमें शामिल होता है। तो ये क्या कहलाई जाते हैं? प्राय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, प्राय स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले ये व्यवसाय तृतीयक सेक्टर का एक और उपभाग है। तो जो क्वानरी एक्टिविटी है, पंचम क्रियाकलाप है, उन्हें क्या कहा जाता है? गोल्ड कॉलर श्रमिक भी कहा जाता है। तो इसमें कौन शामिल होते हैं? जो वरिष्ठ व्यावसायिक कार्यकारी, सरकारी अधिकारी, अनुसंधान वैज्ञानिक, वित्त और विधि परामर्शदाताओं इत्यादि को विशेष और उच्च वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की रचना में इनका महत्व और उनकी संख्या से कहीं अधिक होता है। तो ये थी आपकी पंचम क्रियाकलाप। ऊपर वाला पढ़ने से पहले एक बार पढ़ते हैं आउटसोर्सिंग के बारे में। बाह्य स्त्रोतन होता क्या है? इम्पोर्टेंट है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो चतुर्थक और पंचम में हमने डिफरेंस देख लिया कि चतुर्थक क्रियाकलापों से अभिप्राय ऐसे उच्च बौद्धिक व्यवसायों से है जिनका दायित्व चिंतन, शोध और विकास के लिए नए विचार देना है। उसके अपोजिट अगर पंचम क्रियाकलाप क्वानरी एक्टिविटी को देखें तो पंचम क्रियाकलापों से अभिप्राय ऐसे उच्चतम बौद्धिक व्यवसायों से है जो ज्ञान पर आधारित होते हैं। इनमें क्या क्या शामिल होता है? इनमें निर्णय लेने वाले और नीतियां बनाने वाले व्यक्तियों को ही शामिल किया जाता है। चतुर्थक में कौन थे? चिंतन करने वाले, शोध करने वाले, विकास के लिए नए नए विचार देने वाले। लेकिन पंचम में कौन शामिल होते हैं? इसमें डायरेक्ट निर्णय लेने वाले और जो पॉलिसी बनाने वाले व्यक्तियों को ही शामिल किया जाता है। तो अब बात करते हैं बाह्य स्त्रोतन की। बाह्य स्त्रोतन होता है आउटसोर्सिंग, आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो लगाए जाते हैं। आउटसोर्सिंग होता क्या है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आउटसोर्सिंग किसे कहेंगे कि जब हम किसी भी कार्य को लागत घटाने के लिए और कुशलता को बढ़ाने के लिए किसी बाहरी एजेंसी या व्यक्ति को देते हैं। हमें क्या करना है? उस काम में लगने वाली जो लागत है, जो रुपए लगने हैं, उनको तो कम करना है, लेकिन जो कुशलता है कि जो करने की जो टेक्नोलॉजी है, जो करने वाले लोग हैं, वो क्या है, उसको और अच्छी तरीके से कर सकें। इसके लिए हम क्या करते हैं? उस काम को किसी बाहरी एजेंसी या व्यक्ति को दे देते हैं और यही कहलाता है आउटसोर्सिंग या बाह्य स्त्रोतन। व्हेन वी गिव एनी वर्क टू एन
outside agency or individual person to reduce cost and increase efficiency is called outsourcing। तो ये क्या कहलाता है? बाह्य स्रोतन कहलाता है। तो बाह्य स्रोतन के परिणाम स्वरूप ही भारत, चीन जैसे देशों में बड़ी संख्या में जैसे कॉल सेंटर खुल गए हैं आपके, तो ये क्या, ये भी एक आउटसोर्सिंग बाह्य स्रोतन का परिणाम है। तो देखिए पढ़ते हैं, बाह्य स्रोतन अथवा ठेका देना, ठेका मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग, क्या है? दक्षता को सुधारने, इम्प्रूव इफ़िशियंसी एंड लागतों को घटाने, रिड्यूस कॉस्ट के लिए किसी बाहरी अभिकरण को काम सौंपना, कि किसी बाहरी एजेंसी या उसको काम सोचना है। क्या है कि बाह्य स्रोतन अथवा जो कॉन्ट्रैक्टिंग है ये किस लिए किया जाता है? जो दक्षता को सुधारने के लिए, इम्प्रूव इफ़िशियंसी की जो कार्य करने का जो आपकी टेक्निक है उसको और अच्छे से डेवलप किया जाए, और लागतों को घटाने के लिए कि उस काम में लगने वाली लागत को कम कर दिया जाए, के लिए किसी बाहरी अभिकरण को काम सौंपना है। जब बाह्य स्रोतन का कार्य समुद्र पार किया जाता है, कि जो समुद्र होता है उसके पार किया जाता है, उसके स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? आउटसोर्सिंग कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है। कि जब आउटसोर्सिंग के लिए किसी दूसरे देश में, कि एक देश से समुद्र बीच में आ गया तो दूसरे कहीं और देशों में वो काम भेज दिया जाता है, वहाँ से वो काम ऑपरेट किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? ऑफशोरिंग या अपवर्तन कहलाता है। यद्यपि दोनों अपवर्तन और बाह्य स्रोतन का प्रयोग इकट्ठा किया जाता है, जिन व्यापारिक क्रियाकलापों को बाह्य स्रोतन किया जाता है, कि जिन जिन व्यापारिक कामों को आउटसोर्सिंग पर दिया जाता है, उनमें कौन से हैं? जो आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी हो गई, मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स हो गया, ग्राहक सहायता केंद्र हो गए, जो कस्टमर सपोर्ट सेंटर हो गए, सूचना प्रौद्योगिकी ग्राहक सहायता केंद्र, कॉल सेंटर की सुविधाएं हो गई, कॉल सेंटर सर्विसेज हो गई, और कई बार जो मैन्युफैक्चरिंग है, विनिर्माण, और जो अभियंत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग भी इसमें शामिल किया जाता है। कि ये सारे के सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? ये सारे के सारे कार्य आउटसोर्सिंग के द्वारा करवाए जाते हैं। इसका मोटा सा एग्जांपल आप समझ सकते हैं आउटसोर्सिंग होता क्या है। जैसे हम भी देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं उसमें एक परमानेंट की होती है, एक डीसी रेट की होती है। तो परमानेंट वालों को क्या है, ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती है गवर्नमेंट को, लेकिन जो डीसी रेट पर लगे हैं या कॉन्ट्रैक्ट पर लगे उनको क्या, वो कम सैलरी में और परमानेंट के जितना ही काम करते हैं। तो ये भी क्या है, एक आउटसोर्सिंग है। तो इससे आप समझ सकते हो आउटसोर्सिंग होता क्या है, कि कार्य की कुशलता को तो बढ़ा दिया जाता है लेकिन कॉस्ट उस पर लगने वाले रुपए को कम कर दिया जाता है, यही कहलाता है आपका आउटसोर्सिंग। तो आंकड़ा प्रक्रम सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक सेवा है, कि डाटा प्रोसेसिंग इज एन इट रिलेटेड सर्विस, कि जो आंकड़ा प्रक्रम है, डाटा प्रोसेसिंग जो आईटी से रिलेटेड क्या है, एक सर्विस है, जिसे आसानी से एशियाई, किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, एशियाई, पूर्वी यूरोपियन और अफ्रीकी देशों में क्रियान्वित किया जा सकता है। इन देशों में विकसित देशों की अपेक्षा कम पारिश्रमिक पर, कि इन देशों में विकसित देशों की अपेक्षा जो लेबर वेज की कम सैलरी पर अंग्रेजी भाषा में अच्छी निपुणता वाले सूचना प्रौद्योगिकी में कुशलता कर्मचारी उपलब्ध हो जाते हैं। अतः हैदराबाद और मनीला में स्थापित एक कंपनी, अच्छा हैदराबाद का है आपका, इंडिया में है, राजधानी है आपकी तेलंगाना की और आंध्र प्रदेश की। देखिए दोनों की कंबाइंड है अभी, तेलंगाना की और आंध्र प्रदेश की है हैदराबाद, लेकिन 2024 के बाद आंध्र प्रदेश की अपनी अलग से नई राजधानी होगी और उसका नाम होगा आपका अमरावती। तो हैदराबाद और मनीला राजधानी है आपकी फिलीपींस की। उसके बाद स्थापित एक कंपनी भौगोलिक सूचना तंत्र की तकनीक पर, कि जो है जो जीआईएस की तकनीक पर आधारित परियोजना पर संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा जापान जैसे देशों के लिए काम करती हैं। देखिए आज के टाइम पे क्या हो गया, सारा कुछ इंटरनेट बेस हो गया, सभी क्या है इंटरनेट से जुड़ गए हैं, इसीलिए किसी भी काम को दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर ऑनलाइन किया जा सकता है। तो जो काम कहाँ का है, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान का, लेकिन कर कहाँ रहे हैं, वो आपके भारत और जो फिलीपींस जैसे देशों में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है ज़्यादातर सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं।
श्रम संबंधी कार्यों को समुद्र पार क्रियान्वित करने से, चाहे वह भारत, चीन और यहाँ तक कि अफ्रीका को कम सघन जनसंख्या वाला देश बोत्सवाना हो, ऊपरी लागत बहुत कम हो जाती है, जिससे यह सेवा क्या हो जाती है, लाभदायक हो जाती है। कि उन देशों में क्या था, जो इसको करने के लिए जो लागत थी ज़्यादा लग रही थी और रिजल्ट वही आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो सारा का सारा काम भारत जैसे देशों में, चाइना जैसे देशों में, अफ्रीका जैसे देशों में जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ से ज़्यादातर जो जनसंख्या क्या करना चाहती है, आउट माइग्रेशन, बाहर जाना चाहती है, तो एक तो इन देशों में क्या है, रोज़गार मिल रहा है लोगों को, तो इसलिए वो कम कीमत पर भी, कम सैलरी पर भी काम करना यहाँ पर पसंद करते हैं, तो जिससे यह सेवा क्या हो जाती है, लाभदायक हो जाती है। ये था आपका आउटसोर्सिंग। तो हमने पढ़ा आउटसोर्सिंग क्या था कि जब हम किसी भी कार्य को लागत घटाने के लिए, जो रिड्यूस कॉस्ट है उसको कम करने के लिए, और जो कुशलता को बढ़ाने के लिए, जो वर्क एफिशिएंसी है उसको क्या इंक्रीज करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति या एजेंसी से करवाते हैं, वही कहलाता है आपका आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग के बढ़ने के कारण क्या हैं, जैसे कुछ देशों में क्या है, मानव श्रम सस्ता होता है, जबकि कुछ देशों में मानव श्रम महंगा है, तो इसीलिए ऐसे देश जहाँ पर मानव श्रम महंगा है अपने कार्यों को ऐसे देशों में भेज देते हैं जहाँ पर मानव श्रम सस्ता हो और उनके उस काम में लागत कम आए। दूसरा, इंटरनेट और संचार साधनों की जो सुविधाएं हैं, इनके कारण बहुत से कार्य वैसे हैं जो किसी स्थान से दूर बैठे ही करवाए जा सकते हैं। तीसरा, जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण के कारण यह और भी ज़्यादा सरल हो गया है। तो देखिए पढ़ते हैं, बाह्य स्रोतन के परिणाम स्वरूप भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, इजराइल, फिलीपींस और कोस्टारिका में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले हैं। आप भी देखते हो जब भी बात करते हो डायरेक्ट, मान लीजिए आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ गई है, किसी नंबर पे आ गई है, या आजकल आप जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे अमेजोन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, स्नैपडील हो गई, तो इनसे जो भी प्रोडक्ट मंगवाते हैं, अगर किसी कहीं पर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट कॉल सेंटर पर कॉल करते हो और वहाँ पर आपकी कॉल पिक की जाती है। तो क्या है, ये सारी की सारी इनमें से ज़्यादातर क्या है, बाहर की कंपनी है, उनके कॉल सेंटर यहाँ खुले हुए हैं, तो ये क्या है, ये सारे के सारे आउटसोर्सिंग है। इसमें इन देशों में नए काम उत्पन्न हुए हैं। बाह्य स्रोतन उन देशों में आ रहा है जहां सस्ता और कुशल श्रम उपलब्ध होता है। ये उत्प्रवास वाले देश होते हैं। उत्प्रवास मतलब आउट माइग्रेशन वाले देश होते हैं। आप्रवास मतलब बाहर से लोग उन देशों में आए, उत्प्रवास मतलब उन देशों को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाएं। तो बाह्य स्रोतन के द्वारा काम उपलब्ध होने पर इन देशों से प्रवास कम हो सकता है। अब लोगों को उसी देश में काम मिल रहा है, तो इसलिए क्या है, लोग उस देश को छोड़कर उत्प्रवास कम करने लगे हैं। तो बाह्य स्रोतन वाले देश अपने यहाँ काम तलाश कर रहे युवकों का प्रतिरोध झेल रहे हैं। बाह्य स्रोतन, तो बाह्य स्रोतन वाले देश कि जहाँ पर अब देश क्या है, अपना काम दूसरे देशों से करवाने लगे हैं, तो वहाँ के लोग क्या करने लगे हैं, अब उसका विरोध करने लगे, क्योंकि उनके वहाँ पर जो उनके काम के अवसर कम होने लगे हैं। तो बाह्य स्रोतन के बने रहने का मुख्य कारण क्या है, तुलनात्मक लाभ है। तो बाह्य स्रोतन आउटसोर्सिंग पर ज़्यादातर क्यों काम हो रहे हैं, क्योंकि इससे क्या है, जो भी कंपनी है, जो भी इंडिविजुअल पर्सन है, उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो पंचक सेवाओं की नवीन प्रवृत्ति में ज्ञान प्रक्रम, बाह्य स्रोतन और होम शेयरिंग है, जो बाह्य स्रोतन के विकल्प हैं। क्या है, देखिए, जो पंचक सेवाओं की नवीन प्रवृत्ति में क्या है, एक है आपका ज्ञान प्रक्रम बाह्य स्रोतन, केपीओ, केपीओ मतलब नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, और दूसरा क्या है, होम शोरिंग है, जो बाह्य स्रोतन के विकल्प है। देखिए बात करें अगर केपीओ, तो नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग ये क्या होता है कि ऐसी आउटसोर्सिंग जो सूचना और ज्ञान पर प्रेरित होती है, और उन्हें क्या कहा जाता है, जो सूचना और ज्ञान पर प्रेरित होती है उन्हें ज्ञान प्रक्रम बाह्य स्रोतन या नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग कहा जाता है। इसमें क्या क्या शामिल होता है, इसमें आपके जैसे ई लर्निंग, रिसर्च हो गया, आपका बौद्धिक संपदा हो गई, जो कानूनी व्यवसाय हो गए, बैंकिंग सेक्टर वगैरह हो गए, वो सारे के सारे नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग में शामिल होते हैं। तो दूसरा है आपका होम शोरिंग। होम शोरिंग का मतलब क्या है, जैसे अब लॉकडाउन चल रहा है आपका, तो लॉकडाउन में मोस्टली कंपनियां क्या कर रही हैं, होम शोरिंग कर रही है, होम शोरिंग के द्वारा अपने काम करा रही हैं। तो इसमें क्या होता है कि किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मियों को
घर बैठाकर कार्य करने की सुविधा देना ही होम शेयरिंग कहलाता है। कि कोई भी कंपनी है उसके जो अपने कर्मियों को घर पे ही बैठाकर कार्य करने की सुविधा देना क्या कहलाता है, होम शेयरिंग कहलाता है। और यह इंटरनेट से जुड़े कार्य होते हैं। कि लॉकडाउन के द्वारा जो अधिकतर कंपनियों ने अपने जो भी वर्कर हैं उनको कैसे काम करवाया, होम शेयरिंग के द्वारा काम करवाया है। तो ये भी आउटसोर्सिंग के विकल्प हैं। तो ज्ञान प्रक्रम बाह्य स्त्रोतन उद्योग व्यवसाय प्रक्रम बाह्य स्त्रोतन से भिन्न है, क्योंकि इसमें उच्च कुशल कर्मी शामिल होते हैं। तो देखिए जो KPO है इसमें क्या है, उच्च कुशल कर्मी शामिल होते हैं। यह सूचना प्रेरित ज्ञान को बाह्य स्त्रोतन है। ज्ञान प्रक्रम बाह्य स्त्रोतन की KPO कंपनियों को अतिरिक्त व्यावसायिक अवसरों को उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। ज्ञान प्रक्रम बाह्य स्त्रोतन के उदाहरण की नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग के उदाहरण क्या है, अनुसंधान और विकास क्रियाएं, अनुसंधान और विकास क्रियाएं, ई लर्निंग, व्यवसाय जो रिसर्च से रिलेटेड, बौद्धिक संपदा से मेंटल एबिलिटी रिलेटेड, अनुसंधान, कानूनी व्यवसाय हो गए, बैंकिंग सेक्टर आदि सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं। ये कहलाता है आपका आउटसोर्सिंग। तो अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसे कहा जाता है अंकीय विभाजन। तो सबसे उससे पहले एक टेबल देखते हैं। तो क्रियाकलाप देखिए हम सारे के सारे एक्टिविटी पढ़ चुके हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी, ये पंचम क्रियाकलाप तक हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए प्रत्येक रंग नाम के समक्ष कार्य की प्रवृत्ति का वर्णन कीजिए। कि जो रंग दिए गए हैं ये लोग क्या क्या कार्य करते हैं और कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड है, इसकी स्टडी करते हैं। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले लाल कॉलर श्रमिक था। कॉलर का रंग क्या था, लाल था, रेड कॉलर। तो जोखिम भरे कार्यों में कार्यरत श्रमिक या कर्मचारियों को क्या कहा जाता है, रेड कॉलर सेक्टर में गिना जाता है। जैसे खानों में कार्यरत श्रमिक, तो खानों में कार्य करने वाले, तो खाने किससे संबंधित है, प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो लाल कॉलर श्रमिक किस कार्य से रिलेटेड होंगे, प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड होंगे कि जो खानों में कार्य करते हैं। उसके बाद दूसरा है आपका नीला कॉलर, ब्लू कॉलर। तो ब्लू कॉलर क्या है, तो विनिर्माण सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें कार्यरत श्रमिकों को नीला कॉलर सेक्टर में रखा जाता है। तो देखिए जो भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनी में कार्य करते हैं तो वो कैसे ब्लू कलर की ड्रेस डालते हैं, क्यों डाला जाता था कि कम से कम वो मैली दिखे। तो इसीलिए उनकी कार्य की प्रवृत्ति के आधार पर उन्हें क्या कहा जाता है, नीला कॉलर श्रमिक, ब्लू कॉलर श्रमिक कहा जाता है। तीसरा है आपका वाइट कॉलर, सफ़ेद कॉलर श्रमिक। तो मुख्य रूप से जो तृतीयक और चतुर्थक सेक्टरों से, जो टर्सरी और क्वार्टरनरी सेक्टर है उनके कर्मचारी सफ़ेद कॉलर जोन में गिने जाते हैं। जैसे बैंकिंग से रिलेटेड हो गया, एजुकेशन हो गया, आपका मनोरंजन हो गया, संचार कम्युनिकेशन हो गया, जो प्रबंधन से रिलेटेड हो गए, जो प्रशासनिक सेवाएं हो गई, सरकारी नौकरशाही इत्यादि। क्योंकि देखते हैं मोस्टली ये लोग कैसी शर्ट डालते हैं, वाइट शर्ट डालते हैं, तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सफ़ेद कॉलर श्रमिक कहा जाता है। देखिए रेड कॉलर श्रमिक किससे रिलेटेड है, आपकी प्राइमरी एक्टिविटी से, ब्लू कलर हो गया आपका सेकेंडरी से, और वाइट कलर हो गया आपका टर्सरी और क्वार्टरनरी एक्टिविटी से रिलेटेड है। उसके बाद बात करते हैं गोल्ड कॉलर, स्वर्ण कॉलर श्रमिक की। तो इस जोन में शीर्ष प्रबंधन के कर्मी आते हैं जो नियोजन क्षेत्र में कार्यरत करते हैं। तो हमने पढ़ा था स्वर्ण कॉलर के श्रमिक किससे रिलेटेड होते हैं, पंचम क्रियाकलापों से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा दो और पढ़े थे हमने, एक है आपका ग्रे कॉलर वर्कर और दूसरा है पिंक कॉलर वर्कर। तो ग्रे कॉलर वर्कर कौन से हैं, रेफर टू दोज हु वर्क बियॉन्ड इन एज ऑफ रिटायरमेंट, कि जो रिटायरमेंट के बाद भी कार्यरत रहते हैं, कि रिटायरमेंट के बाद भी काम करते रहते हैं। जैसे हेल्थ केयर में जैसे आपके डॉक्टर वगैरह होते हैं वो लगे रहते हैं, IT प्रोफेशनल हैं कि रिटायरमेंट 60 साल के बाद भी लगातार क्या कंटिन्यू वो काम करते रहते हैं। तो जो ग्रे कॉलर हैं इनको क्वार्टरनरी एक्टिविटी में ही शामिल किया जाता है, चतुर्थ क्रियाकलापों से ये भी रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है आपका पिंक कॉलर वर्कर्स, मतलब कि गुलाबी कॉलर वाले वर्कर। रेफर टू दोज वर्कर्स हु आर एम्प्लॉयड इन लो पेड जॉब्स लाइक लाइब्रेरियन, रिसेप्शनिस्ट। तो जो पिंक कॉलर वर्कर है, गुलाबी कॉलर वाले रंग वाले हैं, ये किससे, ये मोस्टली जो वुमेन ओरिएंटेड जॉब्स होती हैं। ये वैसे तो टर्सरी एक्टिविटी से रिलेटेड आता है आपका,
क्योंकि काम के बदले में इन्हें क्या मिलता है, इन्हें भी सैलरी मिलती है। लाइब्रेरियन हो गया, रिसेप्शनिस्ट हो गया, जैसे घर में काम करने वाली आया हो गई, नर्स हो गई। तो मोस्टली क्या ये वोमेन ओरिएंटेड जॉब है, वो किस में शामिल होते हैं, पिंक कॉलर में शामिल होते हैं। तो ये थी आपके वो पूरी की पूरी टेबल जो दी गई है हमें। तो देखिए ये सारी की सारी टेबल कंप्लीट हो गई। तो देखिए रेड कॉलर वाले कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड है, रेड कॉलर वाले हैं आपके प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड, स्वर्ण कॉलर वाले हैं आपके, गोल्ड कॉलर वाले क्वार्नरी पंचम क्रियाकलाप से रिलेटेड, जो वाइट कॉलर वाले ये टर्सरी और क्वार्टनरी तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप से रिलेटेड है, जो धूसर या ग्रे कलर वाले ये भी क्वार्टनरी एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं कि जो रिटायरमेंट के बाद भी कामों में लगे रहते हैं, जैसे आईटी वाले हो गए और आपके जो हेल्थ फैसिलिटी वाले हो गए। उसके बाद नीला कॉलर ब्लू कॉलर श्रमिक, ये आपके सेकेंडरी द्वितीय क्रियाकलापों से रिलेटेड जो इंडस्ट्री में काम करते हैं। उसके बाद गुलाबी कॉलर रिलेटेड, ये टर्सरी एक्टिविटी से रिलेटेड और मोस्टली वुमेन ओरिएंटेड है कि मोस्टली क्या कौन काम करता है, वुमेन करती है। जैसे रिसेप्शनिस्ट हो गई आपकी, कोई भी आया हो गई, आप कह सकते हो नर्स हो गई। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, आपके गुलाबी कॉलर के श्रमिकों में शामिल होते हैं। तो लास्ट टॉपिक बचता है हमारा इसमें अंकीय विभाजन, डिजिटल डिवाइड। तो अंकीय विभाजन होता क्या है, तो देखिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों के वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित होते हैं। देखिए नॉर्मली पढ़ते हैं होता क्या है कि जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विकास है वो पूरे विश्व में एक जैसा नहीं है, कि हर जगह एक जैसी फैसिलिटी नहीं है। तो विकसित और विकासशील देशों में, विकसित डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में जो अंतर पाया जाता है वही क्या कहलाता है, आपका अंकीय विभाजन या डिजिटल डिवाइड कहलाता है। कि विकसित और विकासशील देशों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में जो अंतर पाया जाता है वही क्या कहलाता है, आपका अंकीय विभाजन कहलाता है। देखिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित नहीं है, कि सभी जगह एक समान नहीं है। देशों में विस्तृत आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, कि कोई भी देश दूसरे देश से समान नहीं है, वहाँ पर अलग अलग डिफरेंस पाए जाते हैं। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल, आप कह सकते हैं सोशल, ये सारे डिफरेंस उनमें पाए जाते हैं। निर्णायक कारक यह है कि कोई देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच और उसके लाभ उपलब्ध करा सकता है। तो विकसित देश सामान्य रूप से इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं, जबकि विकासशील देश क्या हैं, पिछड़ गए हैं। और इसी को क्या कहा जाता है, अंकीय विभाजन कहा जाता है। कि विकसित और विकासशील देशों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में जो अंतर है वही आपका डिजिटल डिवाइड कहलाता है। इसी प्रकार देशों के भीतर अंकीय विभाजन भी विद्यमान है, कि एक देश के अंदर भी एक क्षेत्र ऐसा है जो दूसरे क्षेत्र से ज़्यादा डेवलप कर गया हो, तो वो एक देश के अंदर भी आपका डिजिटल डिवाइड अंकीय विभाजन होता है। उदाहरण के लिए भारत और रूस जैसे विशाल देश में यह अवश्य संभव है कि महानगरीय केंद्रों जैसे निश्चित क्षेत्रों में परिदस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अंकीय विषयों के साथ बेहतर संबंध तक पहुँच पाई जाती है। कि जो आपके भारत और रूस जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं, बड़ी बड़ी सिटी है, वहाँ पर जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का जो डेवलप हुआ है उसकी तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में इतना डेवलप नहीं पाया जाता है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो इसमें हमने पढ़ा है आपका तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप के बारे में। तो आशा है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो जल्द ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 10। तब तक के लिए थैंक यू।